यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग एक ऐसे विषय पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो विषय मुझे लगता है कि पूरे भारतवंशियों को पता होना चाहिए देश में क्या चल रहा है। मैंने एक बहुत पहले लेक्चर के दौरान CAA का लेक्चर मैं कहीं दे रहा था, वो बड़ा वायरल भी हुआ था, जिसमें मैंने कहा था कि ये CAA और NRC का जो प्रोटेस्ट है एक्चुअली इसका कारण दूसरा है, इसका पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट है। और पाकिस्तान में बाद में पाकिस्तान की सीनेट में जो दस्तावेज रखे गए और जिसमें कहा गया कि भारत को हम डिस्टर्ब करेंगे और भारत में राइट्स, हिंदू मुस्लिम राइट्स हो जाएंगे, ऐसा डॉक्यूमेंट भी मैंने बाद में उसको कहा था। लेकिन उससे पहले मैंने कहा था कि जिना जब पाकिस्तान मांग रहे थे तो उससे पहले उन्होंने माउंटबेटन से मांगा कि हिंदुस्तान मुसलमानों से लिया था, मुसलमानों को वापस मिलना चाहिए। यानी कि बहादुर शाह जफ़र जो सत्ता पर बैठा था, बहादुर शाह जफ़र से हिंदुस्तान आपने लिया था। हालांकि वो सर्वदा झूठ है, क्योंकि बहादुर शाह जफ़र फाइनली बैठा ज़रूर था बादशाह के रूप में, अपने आप को स्वयंभू बादशाह था, लेकिन हकीकत में उस समय की जो सत्ता थी देश की वो कहीं और थी। यानी कि वो मराठों के हाथ में सत्ता थी, पेशवाओं का शासन वो करता। लेकिन उनका मानना था कि जो इतिहास लिखा है इरफान इरफान हबीब जैसे आज के राइटरों ने, उस समय भी उस तरह के राइटर होते थे, मौलाना आज़ाद जैसे राइटर्स भी रहते थे जिन्होंने ऐसा कहा। जिना का ऐसा मानना था कि आपने मुसलमानों से सत्ता ली है, मुसलमानों को सत्ता वापस मिलनी चाहिए, इसलिए मुझे यहाँ का कार्यभार दीजिए, और अगर नहीं दे सकते तो हमको एक लैंड अलग दे दीजिए जिससे कि हम हिंदुस्तान को पुनः फतेह करके और हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बना लेंगे और इस्लामिक शासन फिर से ले आएंगे। हालांकि उस समय ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कांग्रेस की सत्ता इस समय चरम पर थी और कांग्रेस लीडरशिप यहाँ पर काम कर रही थी। और मुस्लिम लीडरशिप ने चूंकि आज़ादी के आंदोलन में बहुत पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो सिर्फ हिंदुओं के विरुद्ध क्या कर सकते थे वो ज़रूर सामने खड़े थे। और अगर एक आधा % लोग रहे भी होंगे तो उसको हम पार्टिसिपेशन नहीं कहते, क्योंकि वो तो सदैव एक ही दिमाग में रहा कि इस्लामिक शासन कैसे आए। बाकी उनको अंग्रेज का शासन और भारत का स्वदेशी शासन इससे मतलब नहीं, इस्लामिक शासन कैसे आए ये उनके दिमाग में था। इसलिए खिलाफत आंदोलन में मौलाना आज़ाद जैसे लीडर्स बाहर निकल कर आए, उन्होंने गांधी जी को भी कन्विंस कर लिया। और खिलाफत का मतलब कि ओटोमन एम्पायर का जो खलीफा समाप्त हो रहा था, जो आज का टर्की है, ऑटोमन एम्पायर को अंग्रेजों ने जब खत्म किया तो उनके पक्ष में ये लोग खड़े हुए थे, हिंदुस्तान के मुसलमान। इसलिए यहाँ खिलाफत आंदोलन और हिंदुओं को भी गांधी जी ने उसमें झोंक दिया था। तो जिना की सिंपल पॉलिसी रही है कि दारुल इस्लाम यहां पर बनाना है। अब पाकिस्तान जब बना तो वो एक कॉन्सिस्टेंट पॉलिसी के साथ बना कि उसको हिंदुस्तान में इस्लामिक शासन लेकर आना है। इसीलिए 1950 में एक समझौता हो गया लियाकत अली और पंडित नेहरू के बीच में, और उस समझौते के तहत जो भारत में मुसलमान है वो भारत में ही रहेगा और जो पाकिस्तान में हिंदू है वो हिंदू ही रहेगा। अब उसके बड़े इंपैक्ट हुए। क्या हुआ कि हिंदुस्तान से 10 भाई अगर मुसलमानों के थे तो 8 भाई पाकिस्तान चले गए, उन्होंने नई लैंड ले ली। और भारत में जो 2 भाई बचे उन्होंने इन 8 भाइयों की प्रॉपर्टी भी सक्सीड कर ली। तो हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी पर जो मुसलमान बैठा था उस पर मुसलमान का हक रहा, और पाकिस्तान की प्रॉपर्टी जब वो पाकिस्तान पहुंचे तो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी पर उनको नए सिरे से मिल गई। तो ये एक नया फॉर्मूला उस समय अपनाया गया। मौलाना आज़ाद जैसे लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, और परिणाम ये निकला कि हिंदुस्तान में मुसलमान के पास एक बहुत बड़ी लैंड रह गई, जिसको अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने 2016 में एक ऑर्डिनेंस जारी करके और 2017 में उसका बिल पास करके एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में अमेंडमेंट किया, और उनके वंशजों के पास जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट करने के आदेश दिए। उसमें 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई हो भी चुकी है, लेकिन एक बड़ी प्रॉपर्टी अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुई है, क्योंकि प्रदेशों में उस समय बीजेपी की सरकार नहीं थी। जिन्होंने सर्वे करवाए वो कहीं तो अखिलेश यादव बैठे थे, तो कहीं लालू यादव बैठे थे, तो कहीं कांग्रेसी बैठे थे और अनन्य बैठे थे। इसलिए वो अभी विवाद सॉल्व नहीं हुआ, और उसके बाद दोबारा सर्वे अभी हुए नहीं, जहां बीजेपी की सरकार बैठी वहां भी नहीं हुए। ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा कि कॉन्सिस्टेंटली इस पॉलिसी पर था कि हिंदुस्तान को कैसे डिस्टर्ब, जितना डिस्टर्ब हिंदुस्तान को करोगे इसीलिए उतना पाकिस्तान स्ट्रांग होगा और उतना इस्लामिक शासन यहां पर लाने के लिए हम अग्रसर होंगे, क्योंकि कायदे आजम जिन्ना का तो जो कमीनापन है उसको तो बरकरार रखना ही है। परिणाम यह निकला कि हिंदुस्तान में दंगे हुए। जब हमने CAA कानून पास किया तो
जाहिर सी बात है कि लोगों ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान से आने वाले मुसलमान भी आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जाने के लिए जिन मुसलमानों का ठेका था या जिनको जाना था एज पर पार्टीशन थ्योरी, वो नहीं गए, तो अब पाकिस्तान से आ जाएंगे। और उद्देश्य क्या है कि कैसे दारुल इस्लाम इसको बनाया जाए, और पाकिस्तान से हिंदू आ रहे हैं वो कैसे यहां बढ़ा लेंगे। अगर वो यहां मेजोरिटी में बढ़ते चले जाएंगे तो फिर और समस्या हो जाएगी, उनको वहीं मरने दिया जाए। नतीजा दिल्ली के दंगे निकले। दिल्ली के दंगों में जिन ऑर्गेनाइजेशंस का हाथ हुआ करता था, जिस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से दिल्ली के दंगे हुए, उस दंगे पर मोनिका अरोड़ा जी और उनकी टीम गई और उन्होंने ऑन स्पॉट जाकर उसका सर्वे किया, लोगों के इंटरव्यू लिए, लोगों से बात करी। जहां तक मैं मोनिका जी को जानता हूं, वो लीगल फैटर्निटी होने के नाते, क्योंकि मैंने उनके साथ कुछ विषयों पर काम किया है और मैं उनको मित्र तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन वो हमारे मार्गदर्शक की तरह भी काम करती रही हैं। तो मोनिका जी जितना विषय में अंदर घुस जाती हैं, संभवतः इतना लोग नहीं घुस पाते, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां भी नहीं घुस पाती हैं। उन्होंने अपने अनुभवों को, उन सभी जो लोग सर्वे में गए थे, उन्होंने अपने अनुभव दिल्ली राइट्स 2020 नाम से किताब निकाली। किताब लिख गई, वेरिफिकेशन हो गया, क्रॉस वेरिफिकेशन हो गया, उसकी जो एडिटिंग हो गई। इस किताब को छापने के लिए ब्लूसबेरी इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉपीराइट ले लिया, ऑथर ने कॉपीराइट भी दे दिया। बुक 100 बुक्स की कॉपी निकल कर आई कि ये जो ऑथर्स हैं वो जिसको बांटना चाहें उनको वो बुक्स दे दें, और देने के बाद उनके एप्रिशिएशन लेटर्स या ये वो सब हो जाए, तब पब्लिश इसको किया जाए, इसको मार्केट में लाया जाए, लॉन्च किया जाए। कल उसकी लॉन्चिंग की तिथि जब आई तो लॉन्चिंग से एक आधे घंटे पहले ब्लूसबेरी इंडिया ने कहा कि हम विड्रॉ कर रहे हैं, हम इस बुक को लॉन्च नहीं करेंगे। मोनिका जी और उनकी टीम ने उनसे पूछा कि आखिर क्या है, तो उन्होंने उसका कारण बताया कि ब्लूसबेरी यूके, जो ओरिजिनल कंपनी है वो यूके की कंपनी है, ब्लूसबेरी यूके पब्लिकेशन के ऊपर प्रेशर आया इस्लामिक जगत का। वो अफगानिस्तान से आए, वो पाकिस्तान से आए, वो सऊदीया से आए, वो इजिप्ट से प्रेशर आया, वो यूके के जो मुसलमान हैं, मैं बार बार यूके के मुसलमानों के बारे में आपको बता चुका हूँ, यूके के मुसलमान 370 के माध्यम के मामले पर मस्जिदों से फरमान कर चुके हैं और रेजोल्यूशंस पास हो चुके हैं, अपोजिशन पार्टी को दिया जा चुके हैं रेजोल्यूशंस, अपोजिशन पार्टियां भी 370 के अगेंस्ट में यानी कि पाकिस्तान के फेवर में खड़े हो चुके हैं। ये यूके में इस्लामिक स्ट्रक्चर बड़ा जड़ जमा चुका है, बल्कि यूरोप में जमा चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ब्लूसबेरी यूके के ऊपर प्रेशर मुसलमानों ने डाला कि तुम्हारा पब्लिकेशन नहीं चलने देंगे अगर दिल्ली राइट्स 2020 छपी तो। उन्होंने ब्लूसबेरी इंडिया को कहा कि नहीं, चूंकि इतना डर गए तो नहीं छापेंगे। कारण क्या है आखिर? कारण यह है कि जो वो जिन्ना की पॉलिसी दारुल इस्लाम बनाने की हिंदुस्तान को थी, उस पॉलिसी का ही एक अगला चरण दिल्ली राइट्स 2020 था। और ये जो इस्लामिक कनेक्शंस हैं उसमें, जो विदेशी कनेक्शन हैं उसमें, जो फंडिंग के कनेक्शन हैं उसमें, वो सारे कनेक्शंस खुलकर सामने आ गए कि पीएफआई ने किस प्रकार से अपने कार्यालय वहां पर खोलकर रखे थे, किस प्रकार केरला की ऑर्गेनाइजेशनों ने वहां पर अपने कार्यालय खोले थे और अगल बगल कार्यालयों से किस प्रकार फंडिंग की गई और वहां के लोकल मुसलमानों को किस प्रकार बिरयानी खिलाई गई और मुसलमानों को पेमेंट किया गया कि आप नौकरी पर नहीं जा सकते, आप काम पर मत जाइए, आपका काम ही यही है कि आप जाकर यहां आतंक फैलाइए। जब वो विषय सामने आया तो मुस्लिम जगत में खलबली मचने वाली थी, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन पर बुक आएगी तो हिंदू समाज को एटलीस्ट ये सबक जरूर मिलेगा कि हमारे कितने मित्र और हिंदुस्तान में सेकुलर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, और जिसको आप सेकुलरिज्म कहते हैं, जिनके फेवर में हमारे यहाँ के कम्युनिस्ट खड़े होते हैं, जिनके फेवर में हमारी कांग्रेस लगातार खड़ी रहती है, जिसके फेवर में हमारे यहाँ के तथाकथित सेकुलर जो इनोसेंट व्यक्ति भी हो सकते हैं वो खड़े रहते हैं, उनको ये सब समझ में आएगी इन राइट्स के पीछे का मेन लॉजिक क्या है। इसलिए मेरा मानना है कि इस बुक को वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो पब्लिश ना हो, लेकिन मोनिका जी का मैंने इंटरव्यू कल सुना जम्मू कश्मीर नाव हमारे चैनल पर, जेके नाव पर। हरदीप लश्करी जी से उन्होंने कहा
कि नहीं, ये बुक तो छप कर रहेगी, नहीं होगा तो मैं पीडीएफ फॉरवर्ड करूंगी। ये बुक अगर वो नहीं छापेंगे तो हम कहीं और से इसको प्रिंट करवाएंगे, जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगी वो सब देखेंगे, क्योंकि कॉपीराइट ट्रांसफर हो चुका है। जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगी वो देखी जाएंगी, जो भी परिणाम होंगे वो देखे जाएंगे, लेकिन ये बुक देश में आनी चाहिए। और उन्होंने ऐसा वचन दिया है, प्रॉमिस किया है कि वो ऐसा करके रहेंगी। और मैं जहाँ तक मोनिका जी को जानता हूँ कि वो वचन की बड़ी पक्की हैं और अपने इरादों की बड़ी पक्की हैं। ये बुक सामने आकर रहेगी, देश को इसकी हकीकत पता लगेगी। और अभी जिस प्रकार से विरोध हो रहा है उससे ही हकीकत पता लग चुकी है कि वाकई में असली माजरा अंदर का क्या है। क्यों नहीं उसको बाहर आने देना चाहते हैं, क्यों नहीं देश को पता होने देना चाहते हैं कि आखिर दिल्ली दंगों की हकीकत क्या थी। हालांकि मेरे उस समय उन विषयों पर, मोनिका जी का जो इन्वेस्टिगेशन था, जो उन्होंने वहां पर जाकर सर्वे इंक्वायरी किया था, उन सभी विषयों पर मैंने उस समय भी छोटे छोटे क्लिप्स बनाकर कुछ लेक्चर सीरीज चलाई थी। लेकिन फैक्ट जो उन्होंने बुक में लिखे होंगे वो शायद फैक्ट उस समय मेरी संज्ञान में पूर्ण रूप से नहीं आ पाए होंगे। इसलिए वो बुक मार्केट में आनी ही चाहिए और ऐसे पब्लिशर्स को भारत में बैन और लगाना चाहिए। कैसे होगा? ये देश करेगा, देश देखेगा, देश उस पर प्रयास करेगा, हम सब मिलकर देखेंगे कि क्या होता है। धन्यवाद। वंदे मातरम। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।